गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे शानदार प्लेटफॉर्म वेमपेक्स में। और देखिए, आज हम सभी क्वेश्चंस जितने भी लेकर आए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो पूरे दिन का कवरेज होता है और एक भी हम ऐसा न्यूज़ नहीं है जो कि छोड़ दें। तो इसलिए बस आप लोगों को डेली क्लासेस को फॉलो करना है। और जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप पूरे तरीके से एक एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए जितना जितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर प्लांट लगाया गया है? किस राज्य में लगाया गया है? असम में लगाया गया है या फिर पश्चिम बंगाल में लगाया गया है या नागालैंड में लगाया गया है या असम या मिजोरम? कहाँ पर लगाया गया है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारा है असम। क्या है? असम हमारा करेक्ट आंसर है इसका। और असम में ये पहला जो जेनेटिक पौधा है रबड़ का वो लगाया जा रहा है और गुवाहाटी में ये लगाया गया है। यहाँ पे असम के गुवाहाटी में इसे लगाया गया है। तो चलिए और इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें और किसने इसको डेवलप करी है। तो बेसिकली ये जो रबर प्लांट है वो केरला की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, RRI, जिसे हम रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ये केरला में है और इसने ही इस प्लांट को डेवलप किया है। ओके। और ये अपनी तरह का एक पहला प्लांट होगा जो कि रबड़ का उत्पाद करेगा। और ये जो प्लांट है नॉर्थ ईस्ट में जो असम में लगाया जा रहा है। और बेसिकली इससे एक्सपेक्ट की जा रही है कि ड्यूरिंग कोल्ड जो ठंड का एक उत्पादन करेगा। ठीक है, ठंड के मौसम में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन सभी ये जो प्लांट है उन ठंडी हवाओं को भी असम में फैलाएगा। और देखिए ये जो बोर्ड है गुवाहाटी बोर्ड, उस वहीं पर इसको लगाया जा रहा है। और ये जो रबर बोर्ड है, ठीक है, जो रबर बोर्ड है केरला में, इसका हेडक्वार्टर केरला के कोटायम में है। कहाँ पे? कोटायम में इसका इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से हैंडल करती है। तो ये जो रबर बोर्ड है वो किसके अंडर आता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि रबर बोर्ड किसके अंडर आता है भाई, तो हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरला के कोटायम में। ओके, आपको केरला भी दे सकता है ऑप्शन में और कोटायम भी दे सकता है। और देखिए पहली बार जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है उसने नेशनल रबर पॉलिसी कब लाई थी? 2019 में, मार्च 2019 में ये पॉलिसी लेकर आई गई थी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कैसे कैसे रबर जो प्लांटेशन है वो इंडिया में आया, तो पहले सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश ने 1902 में फर्स्ट रबर प्लांट स्टैब्लिश किया था। कब किया था? 1902 में। ओके, रिमेम्बर रहेगा। और देखिए ये कहाँ किया गया? केरला में ही किया गया था। केरला के पेरियार जो नदी है उसी तट पर इस रबर प्लांट को लगाया गया था। और वर्तमान समय में वर्तमान समय में रबर प्लांटेशन के मामले में इंडिया 6 नंबर पर आता है कि रबर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से 6 नंबर की ऐसी उत्पादन क्षमता है जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को। ओके। और ये जो टॉप रबर प्रोडक्शन ऑफ स्टेट इन इंडिया है वो है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। और हाल ही में कहाँ लगाया गया? असम में, है ना? याद रहेगा, असम में लगाया गया है। असम के कहाँ पे भाई? तो गुवाहाटी में। तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली असम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो भी देख लेते हैं। तो असम ने हाल ही में 2 नेशनल पार्क का उद्घाटन किया है। पहला है रोमानिया
रायमोना, माफ कीजिए, रायमोना और डिहिंगा पटकाई। ओके, तो ये जो दो नेशनल पार्क है उसका असम में उद्घाटन किया गया था 5 जून 2021 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर। और असम गवर्नमेंट ने ही हाल ही में वॉर ऑन ड्रग्स एक एक तरीके की कैंपेन को भी लॉन्च किया है। ओके, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि वॉर ऑन ड्रग्स किस राज्य से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर इजीली हो जाएगा असम। चलिए, अगर हम असम की बात करें, ये जो असम है तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और सीएम है इसके हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और रिवर कौन सी है भाई, वहां की सबसे फेमस रिवर है ब्रह्मपुत्र, वहां से ब्रह्मपुत्र होकर गुजरती है। अगर वहां के कल्चर के बारे में पूछा जाए तो वहां का जो बिहू डांस है वहां का फेमस डांस है। और लोकसभा सीटें कितनी है, तो 14 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उसको उसकी पूरी जानकारी आपको रखनी है ताकि किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आ जाए। ये देखने में आप लोगों को बहुत इजी लगते हैं लेकिन क्वेश्चंस में हम लोग उलझ जाते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, जो असम का हाई कोर्ट है वो क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है ये हमें बताना है, बताइए। और देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारी क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जो भी आप लोगों के आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मुनीश्वर नाथ जो भंडारी हैं इनको नियुक्त किया गया है इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देखिए, जो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं ये, देखिए, पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और ये 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इनके ये जस्टिस संजय यादव के रिटायरमेंट के बाद इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 17 मार्च 1866 को, यानी 17 मार्च 1866 में हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। और देखिए, जो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 62। और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनकी रिटायरमेंट एज है 65। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं कि रिटायरमेंट एज कितनी है। ओके, देखिए, जो रिसेंटली और क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो जो हिमा कोहली हैं, बेसिकली वो जो हिमा कोहली है ये ऐसी पहली महिला है जिन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली है। और उसके अलावा जस्टिस विक्रमजीत सेन को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का। तो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया चेयरमैन कौन है, तो वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन। ओके, रिमेम्बर रहेगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है तो उसके मंत्री कौन है भाई, तो रविशंकर प्रसाद। अक्सर न्यूज में बने रहते हैं, तो कौन है, रविशंकर प्रसाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट टीम ने पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 जीती है, तो ये बताना है आपको।
ये जो मैच है वो कल ही हुआ है, तो आप बताइए कि इसमें कौन जीता था, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि किस किस के बीच में ये मैच हुआ था। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ओके, ये देखिए, ये जो 2021 विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसकी जीत है न्यूजीलैंड की, तो इनको ये जीते हैं फाइनल में। बेसिकली इंडिया को हराया गया है, ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच हुआ था और इंडिया इसमें हार गया, और इसी में न्यूजीलैंड जीता है। और ये देखिए, फर्स्ट एवर टीम है जो कि इनॉग्रेट हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में। और देखिए, ये जो मैच है स्टार्ट हुआ था 2019 के एशेज सीरीज के रूप में। अगर हम बात करें, अगर कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीतता है तो उसके बारे में क्या प्राइस है और क्या क्या उनको प्रॉफिट होता है, तो देखिए, जो भी विनर होता है, जैसे कि हमारा न्यूजीलैंड विनर हुआ है इस बार, तो एक उसे उसे दिया जाता है एक चैंपियनशिप मैच, और इसमें एक प्राइज मनी होती है जिसमें 1.6 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इसका फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च हुआ था हाल ही में, और नेक्स्ट एडिशन कब होगा, तो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 से 21, और सेकेंड एडिशन होगा 2021 से 23। और नंबर ऑफ टीम कितनी है, वो है 9 टीम्स। ओके, करंट चैंपियन आप लोगों को पता ही चल गया, न्यूजीलैंड है जो कि फर्स्ट टाइटल इसने जीता है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो आईसीसी हमारा इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये भी ऑप्शंस में अक्सर दे दिए जाते हैं। आईसीसी का आपको अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म दे दिया जाएगा, जिसमें आपको करेक्ट पहचानना होगा। देखिए, इंडिया में बीसीसीआई है। ओके, और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, और हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 1928 में इसका फाउंडेशन हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, इसके चेयरमैन है, अगर क्वेश्चन आता है तो ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है, और सीईओ है मनु सहने। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अपने महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी के माध्यम से मुख्य नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए गठित 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो देखिए, ये भी अपनी तरह का एक मॉडल होगा जिसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाने हैं, उसमें उसका पूरी तरीके से अध्ययन करके एक रिपोर्ट पेश करेगा। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1 एंड 2। ओके, और इससे पहले कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें जो एप्लवी रिपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जब आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ाऊंगी तो पूरा ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगी कि किस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी और किस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी। तो अभी सिर्फ आप लोग ये बताइए कि जो नौकरशाही सुधार लाने के लिए मिशन कर्मयोगी है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा एस.डी. शिबूलाल। ओके, एस.डी. शिबूलाल को नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, बेसिकली ये नेशनल प्रोग्राम है जो कि मिशन, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी,
और इसका जो टर्म है वो 6 महीने तक का फिक्स माना नहीं जा रहा है, कि ये मानकर चला जा रहा है कि ये जो मिशन कर्मयोगी में जो भी काम करने वाले कार्यरत अपने मिनिस्टर होंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूरी तरीके से कर लेंगे। ओके, और देखिए इसमें 3 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे भाई? तो इसके 3 सदस्य होंगे। ये देखिए, गोविंद अय्यर, पंकज बंसल और SD शिबूलाल इसके चेयरपर्सन होंगे। और एक स्पेशल इनवाइटी होगा, वो होगा आदिल जैनुलभा। ओके, तो ये स्पेशल एक इनवाइटी होंगे। और ये जो कर्मयोगी मिशन है वो पूरा का पूरा रिफॉर्म होगा ब्यूरोक्रेसी को लेकर, कि ब्यूरोक्रेसी में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसको कैसे और उत्तरदायी बनाए। ठीक है, उत्तरदायी कैसे बनाए, उसको पारदर्शी कैसे बनाए, पारदर्शी कैसे बनाए उसको। और हम उसकी भूमिका, जो रिसोर्सेस है हमारे पास, कम संसाधनों में अधिक कार्य कैसे करें, उनकी भूमिका को सुनिश्चित करें। ओके, तो ये सारे उद्देश्य यहाँ पर रखे जा रहे हैं। देखिए, जो कर्मयोगी मिशन है वो रूल बेस्ड से रोल बेस्ड बनने जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है कि पहले ये नियम कानूनों पर चलता था, अब क्या होगा, जो भी प्रशासन में जाएगा वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। ओके, तो रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की ओर जाएगा ये पूरा मिशन प्रशासन को लेकर। तो इसमें क्या है, ये देखिए सेम थिंग कह रहा है। और इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का और सेंटर्स की एक्सीलेंसी को बढ़ाया जाएगा, और कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, और ट्रेनिंग दी जाएगी ई लर्निंग के माध्यम से। यानी देखिए, जो डिजिटल का यूज है वो हर जगह से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। ये जो कर्मयोगी मिशन है उसमें लोकल प्रॉब्लम्स और ग्लोबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोकल प्रॉब्लम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मलेशिया हो, तो कहीं भी एक लोकल जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ग्लोबली रूप से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मान लो कि भारत के जो प्रशासन है, ठीक है, ये भारत है हमारा, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है, तो नहीं, यहाँ की जो समस्या है हो सकता है कि बांग्लादेश की जो प्रशासन है उसमें भी यही समस्या रहे। ओके, तो अब करना क्या है, हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना है जहां जो कि हर जगह अप्लाई। ओके, इसका जो सोल्यूशन है वो ग्लोबली वैलिड हो और सभी की समस्याओं को सुलझा सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो ये कर्मयोगी मिशन लाया जा रहा है, इंडिया में लाया जा रहा है ना कर्मयोगी मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके 6 पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसीज का अच्छे से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाया जाएगा, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क लाया जाएगा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क IGOT कर्मयोगी के रूप में लाया जाएगा, और फिफ्थ है द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आया जाएगा, और नेक्स्ट है, लास्ट है, द मॉनिटर एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क लेकर आया जाएगा। तो ये जो 6 फ्रेमवर्क्स हैं ये हमारे कर्मयोगी मिशन का मुख्य पिलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई जॉय एंड सोरोज एंड एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग।
देखिए, इसका जो ये जो पुस्तक है उसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, और इसको लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने इस बुक को लिखा है। और बेसिकली इसमें एक मदर के बारे में है कि कैसे एक डिसेबल्ड चाइल्ड को एक मदर ने हैंडल किया। ओके, ये बेसिकली उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? एक ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो माँ की भूमिका, ओके, और जो माँ की शक्ति है उसको प्रदर्शित करती है। जो माँ की बहादुरी है और जो माँ की भूमिका है उन दोनों को प्रदर्शित करती है ये ऑटोबायोग्राफी। ओके, ये देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं हाल ही में। तो इन्होंने ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया था। जो 2021 का ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस था उसको इनॉग्रेट किया इन्होंने। और WHO ने इनको तंबाकू कंट्रोल के लिए एक अवार्ड भी दिया है, जिसे कह रहे हैं WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया है। और रिसेंटली इन्होंने 75वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी होस्ट किया था। ओके, और इन्होंने निश्चित किया है कि 2030 तक भारत में जो एड्स की समस्या है उसे समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आप लोग को बताना है किसके साथ ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारा फिजी है। फिजी के साथ हमने ये समझौता साइन किया है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। ओके, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में ये समझौता साइन किया गया है। ओके, ये है फिजी, और 22 तारीख को ये समझौता साइन किया गया था। और देखिए किस किस फील्ड में ये समझौता हुआ है। तो बेसिकली ये फील्ड्स हैं। ओके, तो डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, राइस इंडस्ट्री है, रूट क्रॉप्स है, वाटर रिसोर्स है, कोकोनट इंडस्ट्री है, एंड एग्रीकल्चर मैकेनिज्म है, एनिमल हस्बेंड्री है, और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग है। तो ये जो जितने भी एरियाज है इस एरिया में ये MOU साइन हुआ है। ओके, इंडिया एंड फिजी। नेक्स्ट देखिए कि जो इंडिया है उसने और किस किस के साथ एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड MOU साइन किए हैं। तो सबसे पहले तो भूटान के साथ, अभी 2-3 दिन पहले भूटान के साथ इन्वायरमेंट को लेकर एक MOU साइन हुआ। और उससे पहले इंडिया और कुवैत ने एक ऐसा समझौता किया जिसमें इंडियन वर्कर्स को कुवैत में रिक्रूटमेंट के लिए कॉर्पोरेट किया जाएगा। मतलब ये दोनों ही देश अपने देशों में एक दूसरे की नागरिकता की आवाजाही को प्रमोट कर रहे हैं। और तीसरा, मालदीव ने इंडिया और मालदीव में कॉर्पोरेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस एरिया में एक MOU साइन किया है कॉर्पोरेशन के लिए कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं फिजी की। तो ये है फिजी। ओके, ये पूरा फिजी है। और इसके जो प्रेजेंट PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है फ्रैंक बैनिमरा। ओके, और जो प्रेसिडेंट हैं जियोजी कैंडोट। ओके, और जो इसका कैपिटल है वो है सुआ। और इसका जो करेंसी है वो फिजियन डॉलर है। फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है। तो इतनी सी जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा ग्लोबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करने वाला है? न्यूज में बना हुआ है ये, तो बताइए कि कौन सा देश 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई हमारा इंडिया करने वाला है इस 9th एशियान मिनिस्टर एनर्जी राउंड टेबल की मीटिंग को होस्ट। ओके, जो इंटरनेशनल एजेंसी फोरम है उसने अनाउंस कर दिया है भाई कि इंडिया एग्री हो गया है कि वो 9th मीटिंग इंडिया में करवाएगा। और ये जो राउंड टेबल है 2022 में होने वाली है और इसकी अभी डेट नहीं आई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि IEF का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होने वाला है या वो कब होने वाला है। तो आप लोगों को बताना है कि भाई ये इंडिया में होगा और 2022 में होगा। इससे पहले 2018 में अबू धाबी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था 2018 में? तो अबू धाबी में हुआ था। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये तो 2018 का डेटा है, हम क्यों याद करें, ये करंट अफेयर्स में थोड़ी ना आता है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं, किसी संस्था को पढ़ रहे हैं, तो उसका पूरा बैकग्राउंड जितना याद हो सके वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन की नई नई डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो करंट अफेयर है। लेकिन जो हो चुकी हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पहले हो चुकी हैं उसको भी याद करना जरूरी है, चाहे वो 2018 का हो चाहे वो 2017 का हो, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, क्योंकि ये वन टाइम तो है नहीं इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है ना पूरी, तो उसके बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो पहले हुआ हो चाहे वो बाद में हुआ हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो इसकी देखिए अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि कितने गोल हैं, तो वो तो बता देते भाई इसके 17 गोल हैं और 2030 तक पाना है हमें। लेकिन अक्सर पूछता है कि 2017 में किस देश की क्या रैंकिंग रही, 2019 में किस देश की क्या रैंकिंग रही। तो ये तो बीत चुका है ना, काफी पुराना है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, जिसका ये राउंड टेबल होने वाला है, ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट एनर्जी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? तो इसमें 71 इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं और हेड क्वार्टर है इसका रियाद सऊदी अरबिया में। और इस्टेब्लिश कब हुआ भाई? तो 1991 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। और ये जो एनर्जी फॉर्म है ये बेसिकली जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो इनसे हम किस तरीके से नए नए डेवलपमेंट्स करें, नई टेक्निक्स का उत्पादन करें, ये सारे काम ये एनर्जी फोरम संभालता है। ओके, देखिए 90% ग्लोबल एनर्जी मार्केट ये हैंडल कर रहा है और ये स्पेशली एनर्जी डायलॉग्स को प्रमोट कर रहा है, सिक्योरिटी, मार्केट एंड स्टेबिलिटी, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और ट्रांजिशन को भी ये देखने का काम करता है। और इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड किया जाता है कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको हम इंटरनेशनल एनर्जी फोरम द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त कर सके। ओके, नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा से चमगादड़ों में से किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है? अब देखिए यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो चमगादड़ हैं उनकी सहायता से किस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, किस बीमारी का समाधान चमगादड़ों में पाए गए वायरस की एंटीबॉडी के रूप में हो सकती है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा निपा वायरस। निपा वायरस के लिए एक एंटीबॉडी की खोज हुई है जो कि चमगादड़ों से मिली है। और ये जो खोज है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर केव में
किया गया है। ओके, और देखिए ये जो निपा वायरस है, निपा वायरस बेसिकली 1998 को मलेशिया में पाया गया था। कहाँ पर? मलेशिया में इसे भारी मात्रा में देखा गया। और देखिए यहाँ पर 1998 से 2018 तक इसके जो केसेस हैं वो 70% तक बढ़ चुके हैं। ओके, कितना बढ़ चुके हैं? 70% तक बढ़ चुके हैं। जैसे 2019 के लास्ट में दिसंबर में कोरोना वायरस आया था, वैसे 1998 में ये जो है निपा वायरस आया था। ओके, और देखिए भारत में 2017 में केस देखा गया इसका, 2001 में बंगाल सिलीगुड़ी में देखा गया। ओके, तो समय समय पर ये इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, और केरला में 2019 में निपा वायरस का जो केस है वो बढ़ गया था। कब बढ़ गया था और कहाँ? 2019 में केरला में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और इवन 2018 में 18 लोगों की डेथ भी इस इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी। अब बात कर लेते हैं किस इंस्टीट्यूट ने खोजा, तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी ने। किसने? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी ने इसकी खोज की है। और ये जो खोज है वो 2 अदर इंस्टीट्यूट्स ने भी मिलकर करी है। ओके, कौन थे इनके साथ? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी NIV के साथ मिलकर ये खोज कर रही थी। ओके, और इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1952 में। और ICMR के बारे में देख लेते हैं, तो भाई 1911 में इसकी स्थापना हो गई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बलराम भार्गव इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ्को ने निम्नलिखित में से किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है वो बताना है हमको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना, ब्राजील। ओके, तो ब्राजील के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। और देखिए ये एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर कम्युनिटी और जो एग्रीकल्चर फार्मर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने मिलकर ये MOU साइन किया है। और इसमें बेसिकली अभी बताया था ना हमने पीछे कि किस तरीके से फिजी ने साइन किया है और भारत ने साइन किया MOU पर कि एग्रीकल्चर और अलायंस हो सके, इसी तरीके से ब्राजील ने भी MOU साइन किया है। ओके, और इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कि दोनों देश मिलकर इंडिया प्लस जो ब्राजील है, ये दोनों मिलकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक, और जितना भी जो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजेशन है उसको बढ़ाएं। ये सबसे नैनो यूरिया भाई सबसे छोटा है जो कि कृषि उत्पादन में हेल्प करने वाला है और दोनों कंट्रीज की जो कृषि उत्पादकता है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। ठीक, और इसके लिए मार्केट भी दे रहा है, ये पूरे विश्व को एक मार्केट के रूप में देख रहा है। और ये उत्पादन करेंगे सबसे नैनो प्रोडक्ट की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इफ्को का? तो न्यू दिल्ली में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान समय में इसके 57 मेंबर्स हैं। और चेयरमैन कौन है भाई? तो मिस्टर बलविंदर सिंह नकई। ओके, मिस्टर बलविंदर सिंह नकई जो हैं इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ किया है वो बताना है हमको। बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए और चैनल को फटाफट शेयर भी कीजिए जल्दी से और लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है USA।
तो भारत और यूएसए दोनों मिलके नौसेना क्षेत्र में, जो महासागरीय क्षेत्र हैं, उसमें एक पैसेज अभ्यास कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह हैं, उन्होंने 16 कमांडर इन चीफ का अपॉइंटमेंट किया है अंडमान निकोबार में। ओके, इंडियन नौसेना की अगर हम बात करें तो उसमें 16 कमांडर्स की नियुक्ति की गई है, और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो एडमिरल करमबीर सिंह है, और एयरफोर्स चीफ जो हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह, और आर्मी चीफ हैं जैन मनोज कुमार रावल। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और यहाँ का आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 जनवरी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकोल पाशियान को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? निकोल पाशियान को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? बताइए कि किसे चुना गया है? हाल ही में कहाँ इलेक्शन हुए हैं पीएम के लिए? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारा आर्मेनिया है। कौन है? आर्मेनिया में पाशियान को पीएम के रूप में चुना गया है। ओके, किसे? पाशियान को आर्मेनिया का पीएम चुना गया है, और इन्होंने 53.92% वोट्स लिए थे। ओके, कितने वोटों से जीते हैं? 53.92%। और हाल ही में और क्या डेवलपमेंट हुए हैं तो देखिए, जो ईरान है, तो ईरान के जो जुडिशरी चीफ हैं उसे किसे नियुक्त किया है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी के ऊपर क्वेश्चन भी हम लेकर आए थे पिछली क्लास में। तो ईरान की जुडिशल चीफ कौन है भाई? तो इब्राहिम रईसी हैं, और वो 8th प्रेसिडेंट चुने गए थे। ओके, इब्राहिम रईसी जो ईरानी जुडिशल चीफ थे, उन्हें ईरान का 8th प्रेसिडेंट चुना गया है। ओके, और रिसेंटली इजराइल में भी न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है, इसाक हर्जोग को। ये है इसाक हर्जोग, इनको चुना गया है, और ये इजरायली लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई? तो इजरायली लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं आर्मेनिया की, तो ये हमारी आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया है पूरा, और इसकी कैपिटल है यरवान, और करेंसी आर्मेनियन ड्राम। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो आर्मेन सरगस्यान जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और कंटिनेंट है ये एशिया का। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू एंड बाय।